आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे खास कार्यक्रम 2024 में आज हम चर्चा करेंगे चुनावी राज्यों की। मध्य प्रदेश के समीकरण क्या कह रहे हैं? ताजा जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक किसकी सरकार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बन सकती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन किस पर पड़ रहा है भारी और जो चुनावी रणनीति बनाई जा रही है उसमें कौन अव्वल अभी तक साबित हो रहा है। और इसके लिए चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं भावेश झा, चुनाव विश्लेषक। स्वागत है आपका भावेश जी। सज्जन कुमार, चुनाव विश्लेषक, मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो क्या है मायने इन चुनावों के और इन चुनावों में कैसे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है, आइए इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं उस राज्य की जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। बात मध्य प्रदेश की कर रही हूं। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है उस राज्य को जीतने के लिए, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति के साथ पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार मध्य प्रदेश का रण कांग्रेस जीत कर दिखाएगी। लेकिन इससे ठीक पहले क्या कह रहे हैं ओपिनियन पोल, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश का ईटीजी ओपिनियन पोल आखिर क्या बताता है? कुल 230 विधानसभा सीटें और इन 230 विधानसभा सीटों में ईटीजी ओपिनियन पोल क्या बताता है मैं आपको बताती हूं। देवेंद्र जी और हर्षवर्धन जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मेरे साथ प्लीज यहां पर आइए। और ये जो आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं? सबसे पहले आपको बताऊं, बीजेपी 102 से 110 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो लीड ले रही है, 118 से 128 सीटें जीत सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। ये ईटीजी का ओपिनियन पोल है। ये ईटीजी का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि फिलहाल बीजेपी 102 से 110 सीटें, कांग्रेस 118 से 128 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपका आंकलन, ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? आपके हिसाब से दोनों के खाते में कितने कितने नंबर से कितनी सीटें जा सकती हैं? देखिए, अभी की अगर मौजूदा परिस्थितियों की अगर आप बात करें तो ये आंकड़ा बहुत आपको सटीक दिखेगा, लेकिन ये बहुत वेरिएबल है। जैसे जैसे आगे कैंपेन बढ़ेगा, और इसमें वेरिएबल मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो कैंपेन की शुरुआत हुई थी वो आप ऑलमोस्ट कह सकती हैं कि 50 के आसपास सीटों का पार्टी को भी यही फीडबैक मिल रहा था, ग्राउंड से भी यही रिपोर्ट सामने आ रही थी। जैसे जैसे चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ऊर्जा झोंक रही है, तो बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से ये नंबर अभी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और पिछले दिनों जो हैवी वेट्स को इलेक्शन में उतारा गया, ऐसा नहीं है कि उन हैवी वेट्स का कोई चमत्कार हो जाएगा, बल्कि उन हैवी वेट्स के मार्फत पार्टी ने ये मैसेज दे दिया कि ज़रूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे, वो ऑप्शन खुला है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर जो फटीक था, जो एक उदासीनता थी बहुत सारे लोगों में, बीजेपी समर्थकों में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी वो चीज़ थी, वो एकदम से दूर हो गया और वहाँ पे नंबर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कम लड़ रही है। वो सिर्फ इस इंतजार में है कि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ऑप्शन सिर्फ 2 ही हैं, वोट उसके पाले में आएगा और वहाँ से वो घटती नजर आ रही है। आगे उसको और समस्याएं शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा समस्या उनकी शुरू हुई है बीजेपी के हैवी वेट के चुनाव में उतरने से। ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? शिवराज वो चेहरा नहीं है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या हर्षवर्धन जी, ये वैकेंसी इन नंबर्स में कुछ तब्दीली ला सकती है? आपका आंकलन क्या कह रहा है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? नहीं, पहले तो ये कि मैं ये नहीं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के रहते भाजपा वहां बहुत पीछे थी, क्योंकि 100 के आसपास, और ये जो सर्वे है ये इससे ठीक पहले का जो सर्वे था उसमें भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें थी, अब कम हो गई। तो एक तो ये ज़रूरी जो जिस सर्वे पे हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कोई एक ऐसी गड़बड़ नहीं की है जिसके आधार पर उस सरकार को जनता गिरा दे। 2018 में जो स्थितियां थी, 2 बहुत बड़ी चीजें थी। एक, जिसको हम सवर्ण आंदोलन कहते हैं, जो उस वक्त सवर्णों का एक संगठन बन गया था, केंद्रीय कर्मचारियों का, एक उनकी वजह थी। दूसरा, मंदसौर में किसानों पर गोली चल गई थी। तीसरा, लोगों को ये लगने लगा था कि भाई एक सरकार है, एक मुख्यमंत्री है, आखिर कब तक। लेकिन उसके बाद जो कमलनाथ जी की सरकार आई, उसने कहते हैं ना कि आपको आधार दे दिया ये सोचने के लिए कि आखिर शिवराज क्यों ठीक थे, क्योंकि तुलना होती है ना। और अभी भी वही कमलनाथ हैं जिनको हम 75 वाली राजनीति कहते हैं, उस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के बाद उसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की। 5 गारंटी लेकर आए, प्रियंका जी आई, लेकिन अचानक देखिए एक झूठी चिट्ठी सामने आती है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखी थी। झूठी चिट्ठी थी कि 40% कमीशन चल रहा है। हुआ क्या, वो चिट्ठी गायब हो गई।
उसका कोई व्यक्ति नहीं मिलता, वो संगठन गायब हो गया और भारतीय जनता पार्टी सरकार के तौर पर आक्रामक हो गई, हर जिले में एफआईआर करा दी। उसका जो नतीजा निकला है, उसने परसेप्शन बदल दिया, उसने पूरी तरह से जो मध्य प्रदेश की राजनीति वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में ला दी। बिल्कुल, तो देखिए अभी भी समीकरण बदल रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो रणनीति है तमाम पार्टियों की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, वो भी बदल रही है। भावेश जी, ऐसी सिचुएशन में जब बीजेपी ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये जो आंकड़ा अभी 110 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कितनी तब्दीली हो सकती है? क्या कह रहे हैं आपके नंबर्स? देखिए, मैं अपने नंबर तो अभी रिवील नहीं करूंगा, अदरवाइज हमारे जो सरप्राइज फैक्टर है कुछ दिनों में आने वाले वो खत्म हो जाएगा। इस नंबर पे ही बात करते हैं जो अभी हमारे सामने। देखिए, इस नंबर में कुछ चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है। जो वोट परसेंटेज का जो गैप है वो बहुत कम है, जिसके थ्रू यदि देखिए, यदि कांग्रेस का वोट शेयर यदि 41 के आसपास यदि आ रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीटों का जो कन्वर्जन होगा जो इतना कम नहीं रहे, ज़्यादा 135 के आसपास रहेगा, जहाँ तक मेरी मैथमेटिक्स कहती है। खैर चलिए, अब उनका अपना अलग मैथोलॉजी हो जिसके थ्रू से करते हैं। अभी जो रियलिटी है, जो ग्राउंड है, देखिए बीजेपी बहुत मेहनत करी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अपने केंद्रीय मंत्री से लेकर जितने भी समय एक लास्ट ऑप्शन जो बीजेपी के पास है उन्होंने वो लिया है। वो कितना काम करेगा नहीं करेगा वो आने वाले वक्त में करेगा। लेकिन बीजेपी की जो कमजोर नस है वो चंबल रीजन है। बीजेपी पिछली बार जो सत्ता से बाहर हो गई तो चंबल रीजन की वजह से हो गई थी। अब वहाँ पे यदि वो सिंधिया को नहीं उतारता तो फिर ये जो सरप्राइज फैक्टर जो अभी इन्होंने कई सारे मंत्रियों और सांसद को उतारा, उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि यदि वो नरेंद्र सिंह तोमर को वहाँ पे उतारा और सिंधिया को नहीं उतारता तो शायद उनका एक अलग गलत मैसेज भी जाएगा और बीजेपी को शायद उसका और ज़्यादा खामियाजा उतरना पड़ सकता है, क्योंकि एक अलग गुट वहाँ पे बनता है। बीजेपी ऑलरेडी वहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक और पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो बीजेपी के लिए उस रीजन में और ज़्यादा नुकसान होगा। सज्जन जी, इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए या इस गुटबाजी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ेंगे, किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। जो एक्सपेरिमेंट 2017 में उत्तर प्रदेश में किया था उसी से आश्वस्त नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर्स बदल सकते हैं क्या? बीजेपी के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है या कांग्रेस यहां पर लीड बनाकर रख सकती है चुनावों तक? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है बिल्कुल, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप देख लें, करप्शन के चार्जेज हो या परसेप्शंस हो, जो युवा हैं, महंगाई वगैरह का जो तमाम आपको हर राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो वो दिख रही है और एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मैनेजेबल एंटी इनकम्बेंसी है। जरूरी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी हर मामले में रिवर्सिबल न हो। तो जो इनका एक तरीका है बीजेपी का जो बिग वेट्स को उतारने का, आप देखें तो उसमें चुनाव इस बार बिल्कुल कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया है। इस बार पार्टीज का वेट बहुत, कांग्रेस ने भी अपनी इंटरनल स्थिति पहले से थोड़ी सी इस मामले में अच्छा किया है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में एक समझौता है, तो बहुत ज्यादा फैक्शनलिज्म का उन्हें चुनौती नहीं है। किंतु बात यह है कि वहां पे कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ अंत में बहुत ज्यादा क्यों नहीं ले पाएगी, क्योंकि आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी का लाभ लेने के लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो केवल मैनेजेरियल पॉलिटिशियन ना हो, बल्कि वो पॉपुलर हो, जो स्विंग कर सके। जैसे कर्नाटका में केवल डीके शिव कुमार रहते जो मैनेजेरियल पॉलिटिशियन है, तो उससे बात नहीं बनती। वहां पे सिद्धारमैया थे, राजस्थान में गहलोत है, लेकिन कमलनाथ में वो बात नहीं है। तो बीजेपी की जो ये प्रयास है अभी डैमेज कंट्रोल का कि बिग वेट्स को भी उतारें, और कैंडिडेट के मामले में पार्टी अगर बहुत ही बारीकी से हर सीट पे सही कैंडिडेट देती है तो हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के जो अभी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इस सर्वे में वो निश्चित तौर पे बदलेंगे और अंत में हो सकता है कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ जाए। देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कैसे अटैक किया है बीजेपी पर, बीजेपी की मौजूदा सरकार पर मध्य प्रदेश में, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो, 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया।
एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। ये इनका राज है। 2500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी का वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया। हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की थी। यहां पे कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको धोखा देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने चोरी की। तो राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी वही मुद्दे रख रहे थे जो कर्नाटक चुनाव में मुखरता के साथ कांग्रेस की तरफ से रखे गए थे और कर्नाटक चुनाव में करप्शन का मुद्दा बड़ा मुद्दा भी साबित हुआ था और इसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस की रणनीति सफल हुई थी। कुछ उसी पिच पर यह चुनाव लड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन एमपी के रीजन्स में किसकी हवा चल रही है, एमपी के रीजन्स में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है, ये हम आपको बताते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं महाकौशल से। हम महाकौशल की अगर बात करेंगे तो उसके आंकड़े जहां पर बीजेपी मजबूत है, 38 सीटें आती हैं महाकौशल में। बीजेपी 28 से 22 सीटें यहां पर जीत सकती है और कांग्रेस 16 से 20 सीटें जीत सकती है। महाकौशल वो एरिया जहां बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ती है। बीजेपी के जो सीटें हैं वो ज्यादा आ सकती हैं जबकि कांग्रेस यहां पर पिछड़ सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। महाकौशल को लेकर क्या फीडबैक देवेंद्र बीजेपी के पास है, क्योंकि ये तो मजबूत गढ़ है। हालांकि यहां पर भी सीट्स हैं जहां अपने सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और ये जो नंबर्स हैं बीजेपी का अपना जो फीडबैक है उसमें इससे ज़्यादा है। उनको महाकौशल से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और सांसदों को इसी लिहाज से चुनाव में लड़ाया भी जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब वहाँ पर संगठन के बूते बेहतर होंगी। और एक चीज़ प्राची ओवरऑल समझ लीजिए कि जैसे बीजेपी ने इतने हैवी वेट्स को उतारा, वो अपने आप में एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि आपको अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर समस्या है। अन्यथा केंद्रीय मंत्री को क्यों आप चुनाव में उतारते हैं? तो आप भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं ताकि मैसेज ये दिया जा सके कि ये ऑप्शन पूरा खुला है। और उस हिसाब से महाकौशल में ये जो नंबर्स हैं वो मुझे लगता है कि इसमें फ़र्क आएगा। इसमें बीजेपी ज़्यादा बेहतर करती नजर आएगी इस 18 से 22 की तुलना में। ये जो एक्सपेरिमेंट हर्षवर्धन जी बीजेपी कर रही है कि हैवी वेट्स को उतार रही है, बड़े चेहरों को उतार रही है और जिस रीजन से जो बड़ा चेहरा उतर रहा है जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल हो पाएगा? ऐसा तो नहीं कि भारी पड़ जाए, क्योंकि 16 साल शिवराज सरकार, शिवराज के नाम पर जनता को काम भी दिखा है और जनता का वोट भी बीजेपी को मिला है। तो ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ कैडर आधारित बहुत जबरदस्त है और मैं मानता हूँ, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि गुजरात से ज्यादा मजबूत सांगठनिक ढांचा मध्य प्रदेश में है। गुजरात में चूंकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, एक अप्रत्याशित स्थिति थी, इस वजह से गुजरात मॉडल की चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन अगर संघ के लिहाज से देखें, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें, उस विचारधारा के लिहाज से देखें तो वो मध्य प्रदेश है। यहाँ हर आप जितने भी खांचे जिनको आप महाकौशल, विंध्य, मालवा निमाड़ या भोपाल रीजन या जहां की भी आप बात करेंगे, चंबल ग्वालियर, वहां आपको लगेगा कि यहाँ 2, 4, 6, 10 बड़े नेता हैं। आप मध्य प्रदेश में किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको 2, 4 घर के बाद दिखेगा तो कहेगा ये तो संघी परिवार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो उसका नहीं होने जा रहा है। लेकिन जैसे राकेश सिंह हैं, जबलपुर से सांसद हैं, लगातार चुने जा रहे हैं। अभी मैं गया तो किसी ने कहा कि अब फिर से इस बार राकेश सिंह को ही चुनना पड़ेगा। यानी जनता ये चाहती है कि अब वो वहां से हटें। ये फीडबैक शायद ऊपर रहा होगा। उन्होंने कहा चलो जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ो। अब तरुण भनोट बड़े मजबूत हैं, 2 बार के विधायक हैं। प्रहलाद सिंह पटेल मजबूत नेता हैं, वो सांसदी भी कहीं से जाके जीत लेते हैं। हालांकि उनकी जो सीट है वो जितने दिग्गज लड़ाए गए हैं उनमें सबसे बेहतर सीट है, क्योंकि वो उनकी अपनी सीट है। नरसिंहपुर गोटेगांव उनका घर गांव है और वहीं से उनके भाई जालम पटेल विधायक थे। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, किसी भी क्षेत्र में वहां के लोगों को यह न लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बाद में तय होगा, लेकिन हमारा नेता वहां पहुंचेगा और हमारा नेता कमजोर नहीं है। एक जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पास ये बहुत लैक करते हैं, वो उनके पास ये स्थिति नहीं है और शायद यही वजह है कि ये जो प्रयोग है इसका प्रभाव भी दिख रहा है। अब शायद अगले जो सर्वे आएंगे उसका असर आंकड़ों पर भी दिखेगा। चलिए, ये तो बात रही उस रीजन की जहां बीजेपी मजबूत है, यानी महाकौशल। अब हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल रीजन की, जहां पर टफ फाइट हो सकती है, टाइट फाइट हो सकती है। यहां पर बड़ी लीड कांग्रेस दे रही है, 38 सीटें। ग्वालियर चंबल में भी बीजेपी कुल 4 से 8 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 26 से 30 सीटें जीत सकती है।
यहीं पर बात अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हो रही थी, यहीं पर बात नरेंद्र सिंह तोमर की भी हो रही है, उन्हें भी इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये फैक्टर कितने काम कर रहे हैं बीजेपी के लिहाज से भावेश जी, अगर आप समझाएं। नरेंद्र सिंह तोमर को तो उतार दिया, लेकिन सिंधिया का फैक्टर अभी तक चुनावों में उस तरीके से चर्चा ना होना, और वो उनका क्या भूमिका रहेगी, वो मैदान में उतरेंगे या नहीं, क्या ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि यदि बीजेपी ने ये अपने ऊपर ये लिया कि हम सारे हैवी वेट को चुनाव उतारे, तो उनको सिंधिया को उतारना पड़ेगा। अदरवाइज उनको जो उन्होंने गेम खेला शायद उनके लिए उल्टा पड़ सकता है। देखिए, जो चंबल रीजन है उसमें बीजेपी के लिए आज के डेट में 3-4 जो गुट है वो काम करे। एक तो ओरिजिनल बीजेपी जो संघ से जुड़े हुए, एक जो शिवराज सिंह का अपना टीम है, दूसरा उन्होंने सिंधिया को जो लेकर तो उनका एक अपना टीम बन गया, तीसरा उन्होंने ये किया कि नरेंद्र सिंह तोमर को पहले कुछ दिन पहले उनको वहाँ पे ठीक करने के लिए भेजा गया था, फिर उन्होंने क्या कि एक अलग ही गुट के बना दिया। अब यदि उन्हें पे यहाँ पे यदि उस ज्योतिराज सिंधिया को चुनाव नहीं लड़ाते तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि बीजेपी को, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर के पीछे वो अपना वेट लगाने की कोशिश करें कि ये एक सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जो सिंधिया के समर्थक है वो शायद इस चीज़ को ना माने और बीजेपी के लिए उसका और ज़्यादा खामियाजा भुगतना हो सके। इसलिए शायद आप इस सर्वे में, हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मेरा अपना आने वाला जिस अभी उस पर सरप्राइज बात नहीं करेंगे, लेकिन ये यदि अभी की सिचुएशन है तो बीजेपी के लिए शायद सिंधिया को तो उतारना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि बीजेपी का और रीज़न में मुझे लगता नहीं कि ये गेम ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कि आप हैवी वेट को उतार। देखिए, आज की डेट में हमारे यहाँ जितने भी चुनाव हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हो रहे हैं। आप कैंडिडेट कोई भी दे दो, जब तक लोगों को ये क्लियरिटी नहीं रहेगा कि उसका लीडर कौन होने वाला है, सीएम कौन होने वाला है, वो फिर उसके पीछे ज़्यादा भागते नहीं। बीजेपी को आपको याद होगा बंगाल में बीजेपी शायद इसीलिए पिछड़ गई क्योंकि उनका वहाँ पर कुछ पता नहीं था कौन सीएम बनने वाला है। तो बीजेपी को यहाँ पे एक क्लियर फोकस लेके जरूर चलना पड़ेगा उनका सीएम कौन हो रहा है। यदि उन्होंने यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, ये जो फैक्टर है, एक जरूरी बात देखिए, ये भावेश जी जो कह रहे हैं कि सिंधिया को अगर नहीं उतारा, अरे सिंधिया तो उतरे ही है ना। अगर उसके बाद पार्टी की ये दशा है और ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पर कहा जाता है कि भाई वो आए तो 20-22 विधायक लेकर आए, उनके साथ बहुत ताकत आ गई, उनके साथ के कितने लोग चले गए? आधा दर्जन से ज्यादा मजबूत नेता कह कर शक्ति प्रदर्शन करके वो चले गए छोड़ के। अब सवाल यहां ये है कि क्या उनके बस चुनाव लड़ जाने से वो सब वापस आ जाएंगे? क्या कोई सेंटिमेंट जुड़ेगा? और सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़ ये बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ, जहां सिंधिया भी है, जहां नरेंद्र सिंह तोमर भी है। इस रीजन में प्राची एक चीज़ अगर आप देखें तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो सिंधिया के विरोध में ही रही है। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया धूर विरोधी माने जाते रहे हैं और सिर्फ ये लीडर्स विरोधी नहीं थे बल्कि कार्यकर्ता तक विरोधी थे। एक साथ आ जाने पे इतना इजीली एक्सेप्ट कर लेना, आप समझ सकती हैं कि दोनों के ही कितना मुश्किल है। हालांकि पिछले लिस्ट में सिंधिया समर्थक 5 लोगों को टिकट दिया गया है, लेकिन वहाँ भी बहुत तगड़ी खींचतान थी कि किसके लोगों को टिकट दिया जाए। बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उसी रीजन से आते हैं, तो वो उस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करना इस रीजन में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, सिंधिया को लेकर अभी चर्चा हो रही है कि उनका नाम भी शामिल हो सकता है। उनकी बुआ यशोधरा राजे जहां से चुनाव लड़ती हैं सज्जन जी, वहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी भतीजे बुआ की सीट को संभाल सकते हैं। तो ये कुछ फायदा पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, पूरी की पूरी बात परिप्रेक्ष्य ये है कि जो चंबल ग्वालियर रीजन है उसमें पिछली बार भी आप देखें तो बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। 36 में से लगभग 22 सीटें कांग्रेस जीत के ले गई थी। अभी जो स्थिति वहाँ पे फिलहाल है उसमें यह है कि वहाँ पे गुटबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और बढ़ने का एक कारण ये भी है कि सिंधिया जी एक गुट के साथ बीजेपी को ज्वाइन किए। ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो गया है कि पहले आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा ये माना जा रहा था कि भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी का पहले एक वर्चस्व था उस रीजन में, और अब सिंधिया जी भी आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि दोनों का, इसमें भावेश जी की बात से मैं थोड़ा एग्री कर रहा हूं कि दोनों का एक साथ लड़ने उसका फायदा ये होगा कि दोनों के जो समर्थक हैं कम से कम अब अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो है अपने अपने लीडर्स और उसके साथ आसपास की सीटों को जितवाने में लगाएंगे। दूसरी बात, आप देखिए वहां पे क्या है स्थिति। जातिगत समीकरण से अगर इस रीजन में आप देखें तो यहाँ पे ओबीसी में गुर्जर्स हैं, यादव्स हैं, वाघेल हैं, कुशवाहा हैं, जिनके बीच में एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी ज्यादा है। चुनौती वहां आती है जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जैसे राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया तो दे रहे हैं, इनके बीच में वो वाली स्थिति ना आ जाए कि 24 में तो बीजेपी को देंगे लेकिन अभी 23 में एंटी इनकम्बेंसी के कारण और कैंडिडेट फैक्टर के कारण हम कैंडिडेट के कारण कांग्रेस की तरफ भी चले जाएं। तो उस स्थिति में बिग विक्स का उतरना कहीं ना कहीं कितना प्रभावित करेगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में निश्चित तौर पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता उतरते हैं तो उसके साथ एक माहौल भी बनता है। चुनाव जो हिंदी में कहते हैं खड़ा होता है, और इस
चंबल ग्वालियर क्षेत्र को अगर आपने मैनेज कर लिया और उसके बाद मालवा एक दूसरा रीजन है, तो उस स्थिति में हमें लग रहा है कि अभी जो ये बीजेपी की रणनीति है, वहां पे आप देखें कि ना तो वो केवल मोदी फैक्टर पे रिलाई कर रहे हैं, ना तो वो केवल पार्टी के संगठन पे रिलाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल बारीकी से कैंडिडेट फैक्टर पे जा रहे हैं, जो अभी की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यानी कैंडिडेट्स के नाम पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके नाम पर अपने वोटर्स को कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल सीटें यहां पर 36 हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यहां पर बीजेपी को 22 से 24 सीटें और कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की हम यहां बात कर रहे हैं, जहां पर 22 से 24 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 12 से 14 सीटें जा सकती हैं। तो यहां तो मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। अब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, जो कि यूपी से लगा हुआ इलाका है। बुंदेलखंड में टफ फाइट देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कुल सीटें यहां पर 26 हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे तो बीजेपी के खाते में 13 से 15 सीटें जा सकती हैं, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 11 से जो 13 सीटें हैं वो जाती हुई नजर आती हैं। इसीलिए इसमें भी जो बिग चेहरे हैं या बड़े चेहरे हैं उनको उतारा गया है। प्रहलाद पटेल को यहां से नरसिंहपुर सीट से टिकट दिया गया है। देवेंद्र, क्या रीडिंग पार्टी के पास है? ये जो नंबर्स हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास भी नंबर्स होंगे। क्या इन नंबर्स को देखते हुए भी बड़े चेहरों पर दाव लगाकर बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है वोटर्स को, जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि लीडरशिप आपकी रहेगी, आप किसी भी रीजन से क्यों ना हो? और देखिए प्राची, सबसे बड़ा मकसद यही था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर जो फटीक थी, उसमें पार्टी को बखूबी मालूम था कि इस चेहरे के सारे आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, और इस चेहरे ने कोई ऐसी गलती नहीं की है। बावजूद इसके जनता में एक उब है और उसका विकल्प आपको देना होगा। जैसे पार्टी को रियलाइज़ हुआ, और पार्टी चेंज नहीं कर सकती थी क्योंकि वैसा कोई विकल्प नहीं था, स्वाभाविक विकल्प कोई नहीं था, तो पार्टी ने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग इस रूप में दी। और आप अंदाजा लगाएं कि एकदम से सामान्य चीज़ नहीं है कि इतने सारे केंद्रीय मंत्री को आप चुनाव में उतार रहे हैं। सीधे सीधे वजह यही है कि हर क्षेत्र में आप दे रहे हो कि आपका जो नेता है ये भी सीएम हो सकता है। तो ऐसे में मौजूदा सीएम को लेके कोई उदासीनता है, कोई थकावट जैसी बात है, तो उसको दूर किया जा सके। प्रहलाद पटेल की बात करें तो लोध कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। हमारे सोर्सेस का ये भी कहना था कि पहले उनके लिए किसी दूसरे सीट का भी चयन किया गया था, लेकिन बाद में सहमति इस बात पर बनी कि उसी सीट से चुनाव लड़ें जिससे अभी वो लड़ रहे हैं। हालांकि क्योंकि उनकी पारंपरिक सीट है, तो ऐसे में समझ सकती हैं आप कि वो एक दिन भी अगर चुनाव के लिए ना जाएं तो भी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैसेजिंग ये रहेगा कि संभव है कि कम से कम उनके अपने लोग ये मानेंगे कि संभव है कि ये भी मुख्यमंत्री बन जाएं, और उस लिहाज से बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ये रीजन, उमा भारती आप सभी जानते हैं कितना काम किए हैं उस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, और यूपी में बीजेपी का जो फैक्टर है वो भी उसको यहाँ पे फायदा दे सकता है। तो बुंदेलखंड से बीजेपी को और ज्यादा उम्मीद रहेगी। बुंदेलखंड की बात, अब आगे बढ़ते हैं, अगले रीजन की बात करते हैं, विंध्य की बात करते हैं। विंध्य की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। कुल सीटें यहां पर 30 हैं, और अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो बीजेपी 19 से 21 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 8 से 10 सीटें जीत सकती है। विंध्य वो रीजन है जो अभी तक के जितने आंकड़े हैं उसमें सबसे सेफ रीजन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी 19 से 21 सीटें जीत सकती है। हर्षवर्धन जी, ये विंध्य जो बड़ा सुटेबल नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, यहाँ कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से फैक्टर लगभग सब जगह एक हैं, और अगर आप देखिए इसको तो एक तरह से सब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। नेता ऐसे नहीं है, जैसे छिंदवाड़ा में नरसिंहपुर की अगर बात करेंगे तो नरसिंहपुर से लड़ रहे हैं प्रहलाद पटेल, और वो छिंदवाड़ा की कह रहे हैं कि 2003 कर देंगे। जो छतरपुर से सांसद हैं, जो वीडी शर्मा, जो खजुराहो से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसीलिए उनको भी कहा जा रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड, इनकी जो संरचना है और इनके जो वोटिंग का पैटर्न है वो लगभग एक सा रहा है। एक छिंदवाड़ा को छोड़ दे जहां कमलनाथ का अपना प्रभाव है, उसकी वजह से थोड़ा अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो कुछ भी ग्वालियर चंबल का नुकसान है वो इन इलाकों से, जो साझा इलाके हैं, एक तरह के इलाके हैं, उससे पूरा कर सके। और मुझे लगता है कि अभी तक तो उसमें सफलता दिख रही है। अब प्रत्याशियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। कल भी मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा था तो हर कोई कह रहा था कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया है वो तो कह रहे हैं चलो ठीक है अब तय हो गया, क्योंकि वो लगभग हारी हुई सीटें थी। लेकिन जिन सीटों पर विधायक थे, 2 दर्जन से अधिक विधायक, और उसमें जो एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही है उसमें इस क्षेत्र के बहुतायत विधायक हैं जिनका टिकट काटना लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि टिकट कट जाएगा तो उसके बाद की परिस्थितियां कैसे तय होंगी उस पर निर्भर करेगा।
देखिए, इसके बाद मालवा की बात कर लेते हैं। ये भी सबसे टफ रीजन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से समझा जा रहा है। कुल 66 सीटें हैं, सीटों के लिहाज से बड़ा रीजन। बीजेपी को यहां पर नुकसान, क्योंकि 20 से 24 सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 41 से 45 सीटें यहां पर कांग्रेस जीत सकती है। यानी इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि बड़े चेहरे यहां पर भी उतारे गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट दिया गया है। उनके बयान भी सामने आए थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अभी वो चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। उनकी तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं। सज्जन जी, अगर इस मालवा रीजन की बात करें तो मालवा टफ है बीजेपी के लिए। बीजेपी यहां पर क्या बदलाव कर रही है या क्या ऐसी रणनीति बना रही है जो इन 66 सीटों का समीकरण वो बदल पाए? देखिए, हमें लगता है कि ये जो फिगर है इसमें काफ़ी बदलाव हो सकता है। पिछली बार निश्चित तौर पे अगर मालवा रीजन की बात करें, मालवा निमाड़ में था, मंदसौर में देखे जैसा कहा गया वहाँ पे किसानों पे गोली चली थी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप्स होते हैं, आपको कपास की खेती होती है और बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उस समय पिछले चुनाव में काफ़ी जो डिजिटलाइजेशन हो रहा था कि मंडी वगैरह में कैश की जगह दिया जा रहा था, उससे किसान काफ़ी आक्रोशित थे कि तुरंत उन्हें पैसा वगैरह नहीं मिल रहा। तो अगर आप 18 को ही एक रेफरेंस ले पिछले चुनाव को, तो इस बार वो बहुत सारे फैक्टर जो पिछली बार बीजेपी के खिलाफ थे इस बार नहीं है। दूसरा यह है कि कैलाश विजयवर्गीय, उनका प्रभाव पहले की तरह भले ही ना हो, लेकिन अपने गढ़ में वो अभी भी एक बड़े नेता हैं। और उसके साथ आप देखें तमाम जो किसान थे ओबीसी वगैरह में, उस पिछली बार हार्दिक पटेल वगैरह गुजरात से पहुंच गए थे, काफी कैंपेनिंग हुई थी, तो एक माहौल मालवा निमाड़ रीजन में दिख रहा था। तो इस बार हमें लगता है कि इस बार अगर 18 की तुलना में करें तो जो अभी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और बीजेपी जिस तरीके से बिल्कुल सचेत है कैंडिडेट को लेके, और कैंडिडेट को लेके माहौल आप देखिए कांग्रेस से कैसे बीजेपी आगे निकल रही है। क्योंकि अगर आप मालवा निमाड़ रीजन को ले लें तो बीजेपी कई बड़े दिग्गजों को खड़ा कर रही है, तो कैंडिडेट में कांग्रेस के पास कौन है वैसा कोई भी नहीं है जो कि उस तरीके से एक टीम खड़ी हो सके। लगे कि कमलनाथ जी के बारे में एक तय हो गया है, वो चेहरे बनेंगे। तो मालवा निमाड़ रीजन में जो अभी स्थिति बन रही है, बड़े नेताओं को दिखाना, जमीनी स्थिति दिखाना, एंटी, हमें लगता है कि चंबल ग्वालियर रीजन छोड़ दिया जाए तो उतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है। और जो यानी बड़े चेहरों को उतारकर एक बूम क्रिएट करने की कोशिश है और वोटर्स को संदेश देने की कोशिश है कि कितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ का जो चुनावी रण है वो क्या कह रहा है, वहां से जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो किसके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज हम आपको सबसे लेटेस्ट डबल ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। क्या है छत्तीसगढ़ का मूड, चलिए देखिए। ओपिनियन पोल 1 जो है डीबी लाइव सर्वे का, हर्षवर्धन जी और देवेंद्र जी आप भी मेरे साथ आ जाइए। हम अगर बीजेपी की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों में से 28 से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि भूपेश बघेल यानी कांग्रेस की बात करें तो 48 से 60 सीटें यहां पर भूपेश बघेल जीत सकते हैं। ये पहला ओपिनियन पोल है जो ये बता रहा है कि आश्वस्त है अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, तो क्यों है। क्या फीडबैक देवेंद्र बीजेपी के पास है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा बीजेपी उन स्टेट्स में चला रही है, समापन हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। क्या फीडबैक है छत्तीसगढ़ को लेकर? आज भी प्रधानमंत्री हैं, फिर 2 दिन बाद फिर से वहाँ पे जाने वाले हैं, लेकिन पार्टी का जो फीडबैक है छत्तीसगढ़ को लेकर निश्चित तौर पे बहुत उत्साहजनक नहीं है। उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बीजेपी, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3 चुनाव में देखें तो लगातार विक्ट्री हुई थी, उसके बाद विपक्ष में पिछले 5 सालों में है, लेकिन वो पार्टी भूल चुकी है, पार्टी का संगठन प्रदेश में भूल चुका है कि विपक्ष में आप फाइट कैसे करते हैं, सड़क पे माहौल कैसे बनाते हैं। क्योंकि आप लगभग 15 साल तक सरकार में रहे और वो एक निष्क्रियता संगठन में जो आ जाती है वो आ चुकी है। फेस आपके पास कोई वैसा है नहीं। और आपस में आप देखें तो रमन सिंह और रमन सिंह के विरोधी, इन लोगों ने आपसी लड़ाई ज़्यादा लड़ी, ग्राउंड पे कोई माहौल क्रिएट नहीं किया। हालांकि ओम माथुर को भेजा गया है, जो कि माना जाता है कि संगठन के लिहाज से बीजेपी के बहुत प्रोडक्टिव नेता हैं, लेकिन अभी तक पार्टी को छत्तीसगढ़ से कोई उत्साहजनक तस्वीर नहीं दिख रही है। इसका जो अपर लिमिट है, इतना तो बीजेपी को अगर आ रहा हो तो बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सज्जन जी आपको क्या लगता है, आपका फीडबैक? मैं आपको बताऊं, मैं इस सर्वे को देख के मुझे तो लग रहा है कि भाजपा वाले खुश हो गए होंगे जो देवेंद्र जी कह रहे हैं ना, क्योंकि सच ये है कि ये वाली कल्पना और जिन्होंने सर्वे किया है उनके द्वारा अगर ये आया है तब तो और कमाल की बात है। क्योंकि उस सर्वे में ये आ रहा है तो अपने आप में कमाल की बात है। क्योंकि फोटो लगाने के लिए तो रमन सिंह जी की लगानी है, लेकिन है कौन वहां, कोई नेता है भी क्या? मुझे लगता है जैसे आप लोग नहीं लगाते हैं कि अन्य में एक लगा देते हैं, तो वैसे ही यहां लगा देते, तब समझ में आता भाजपा की असली स्थिति छत्तीसगढ़ में है क्या।
ये जो एक आप कह सकते हैं होल बन चुका है या एक जो खालीपन है भूपेश बघेल के सामने, कौन सज्जन जी, क्या यही बड़ी वजह है कि वहां उम्मीद कांग्रेस को बहुत ज्यादा है और भूपेश बघेल के चेहरे पर, उनके बयानों में वो कॉन्फिडेंस झलकता भी है? देखिए, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ऐसे आप समझे कि एक थर्ड डिविजनर के सामने अगर कोई आए ही नहीं compete करने के लिए तो वो टॉपर हो जाता है। वही हाल वहाँ पे कांग्रेस का है। अगर प्रदेश बीजेपी की स्थिति देखे वहाँ पे, तो कायदे से अगर ढंग से चुनाव लड़ा जाता तो छत्तीसगढ़, जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें सबसे आसान चुनाव हो सकता था मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जमीनी स्थिति वहाँ पे क्या है कि आप बस्तर संभाग में देखें, जो ट्राइबल रीजन है, वहाँ पे आदिवासी वोटर पिछली बार जैसे परिवर्तन के लिए लालायित थे, इस बार वो नाराज हैं कांग्रेस से। बहुत सारे जो कांग्रेस के आदिवासी नेता हैं वो भूपेश बघेल की नेतृत्व से नाराज हैं। अगर आप सरगुजा रीजन में देखें, जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, और सेंट्रल छत्तीसगढ़ देखें, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बिलासपुर है, रायपुर है, भिलाई है, तो यहाँ पे आप देखें कि हिंदी भाषी बहुत सारे लोग हैं, तेलुगु प्रदेश से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे सेटल्ड हुए हैं काफ़ी पहले। तो भूपेश बघेल ने जब उनको कॉर्नर करने के लिए तमिलनाडु वाली, जो सन ऑफ द सोइल वाली थियरी लगाई, छत्तीसगढ़िया वर्सेस आउटसाइडर, तो उन्होंने वहाँ के मिडिल क्लास को एलियनेट कर दिया है। उसी तरीके से उन्होंने ओबीसी को जो वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओबीसी साहू समाज के हैं और ये खुद कुर्मी कास्ट से आते हैं, तो उसमें भी कोई यूनिटी नहीं है। तो जमीनी समीकरण जो है वो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में था, किंतु वहां पे भाजपा का स्थानीय नेतृत्व और संगठन की स्थिति देखे तो हमें याद है जगदलपुर में किसी से मिलना हुआ, उसने बताया कि हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमने बोला आप ईमानदारी से बताएं कि क्या स्थिति है पार्टी की। तो एक बड़ा ही उन्होंने रोचक बात बताई कि भाई साहब, स्थिति यह है कि बस बैठक पे बैठक हो रही है, बस उठक नहीं हो रही है। तो ये दर्शाती है कि स्थानीय नेतृत्व रमन सिंह वर्सेस एंटी रमन सिंह में भिड़ा हुआ है। रमन सिंह को मजबूरी में आपने थोड़ा सा आगे किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, ना तो स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। सज्जन जी, आपसे चर्चा करूंगी। छत्तीसगढ़ का रण फिलहाल ऐसे समझ में आ रहा है कि अपनी तैयारी से नहीं, कांग्रेस दूसरे की गलती यानी बीजेपी की गलतियों से जरूर जीतती हुई नजर आ रही है। एक और ओपिनियन पोल है जो अपने दर्शकों के सामने रख दें। इस ओपिनियन पोल में क्या बताया जा रहा है? छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों का IANS का ये ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी 27 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 62 सीटें जीत सकती है। यानी दोनों ही ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी मजबूत है और ये मजबूती नंबर्स में भी झलक रही है। 62 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। भावेश जी, आपका आंकलन छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहता है? वही कि संगठन ना होना कांग्रेस को मजबूती दे रहा है बीजेपी के? नहीं, देखिए, दूसरा फैक्टर ये है, जैसे सज्जन कह रहे थे कि वहाँ पे बीजेपी के लिए एक इजी चुनाव हो सकता था। उसके कई सारे वजह हैं। एक वजह तो ये है, देखिए, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी के बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे। दूसरे जो आदिवासी वोट बैंक है उसको लेकर भी बीजेपी ने एक एक्सरसाइज किया था। उन्होंने आदिवासी महिला प्रेसिडेंट दिया था, उसका भी उन्होंने कुछ कैच करने की कोशिश की। तीसरी बात आप देखेंगे, जिस आप कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो यदि आप उठा के देखोगे 2018 वाला, तो उसमें से अधिकतर प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए। तो वो जो ग्राउंड पे जो वो क्रिएट करना था, कि जो प्रोमिसेस क्रिएट किए थे, बेरोजगारी को लेकर मुझे जहाँ तक याद है 3000 या 4000 कैश ट्रांसफर था, वो ट्रांसफर नहीं, बहुत सारे ऐसे इशूज थे जो हुए नहीं। लेकिन आप कहते हैं ना कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बन गई है, लेकिन फिलहाल बीजेपी उस दौर में है कि अपने स्टेट लीडरशिप को लगभग धीरे धीरे हर जगह खत्म करती जाए। उसको एक मध्य प्रदेश में भी वही करने की कोशिश है और छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया। देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाल रहे हैं। मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आए हैं। परिवर्तन यात्रा का समापन और उसके साथ ही बिलासपुर में माहौल तैयार करना ही एकमात्र मकसद बीजेपी का है। बिलासपुर बहुत अहम है बीजेपी के लिए। क्यों अहम है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। बीजेपी बिलासपुर को क्यों साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। 2018 के चुनावों की बात करेंगे तो बीजेपी को 25 में से 7 सीटें मिली थी। बिलासपुर संभाग में 8 जिले की 25 सीटें आती हैं। कांग्रेस को 2018 में 14 सीटें मिली थी। बड़ी बात यह है कि जो 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2018 में, उसमें से 7 सीटें अकेले बिलासपुर से ही थी। इसलिए इस पर फोकस करने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है। बिलासपुर को अगर जीत ले तो बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है कि अभी जो फाइट में नहीं है बीजेपी, वो फाइट में आ सके। बिलासपुर कितना बड़ा फैक्टर या बिलासपुर कितनी बड़ी रीजन हो सकता है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्यों अहम है बिलासपुर और बाकी जो संभाग हैं उसमें क्या दर्शाते हैं ये ओपिनियन पोल, ये आपको जल्दी से बता देते हैं।
बिलासपुर अहम इसलिए है क्योंकि 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुल 15 सीटें मिली थी 90 में से, और इन 15 में से 7 सीटें बिलासपुर संभाग से ही मिली थी। ऐसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है कि जहां पर आप स्ट्रांग थे 2018 में, एक बार फिर से उसी संभाग में अपने आप को पहले प्रोजेक्ट किया जाए, वहीं पे अपने आप को मजबूत किया जाए, ताकि वो जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट करें। और बिलासपुर अगर संभाग की बात करें प्राची, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था तो उस समय भी बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। ये अलग बात है कि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पर पार्टी को जो सीटें मिली उसमें से आधी भले ही वहाँ पे है, लेकिन वहाँ भी पार्टी की स्थिति खराब रही। इस बार बाहर से कुछ नेताओं को बुलाकर पहले से वहाँ पे लगा दिया गया था, और अमित शाह ने जब छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तो पहला उनका फोकस इसी बात पर था कि बिलासपुर रीजन में हम कैसा करने वाले हैं, और वहाँ पर लगभग एक एक विधानसभा के हिसाब से उन्होंने रणनीति बनाई थी, और कोशिश ये कर रहे हैं लोग कि इस पॉकेट में बेहतर करें। बस्तर का जो रीजन है वो पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है कि वहाँ पर जिस प्रकार से अच्छा करना चाहिए था वो काम नहीं हो पा रहा। देखिए, बिलासपुर को जीतने की कोशिश की जा रही है, बिलासपुर पर पूरी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री आज बिलासपुर में हैं, चूंकि परिवर्तन यात्रा जो है वो बिलासपुर में उसका आज समापन हुआ है। 2018 के चुनावों में बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर से ही 7 सीटें मिली थी जरूर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2018 चुनावों के बाद अब 2023 के चुनाव हैं उसमें बीजेपी क्या कमाल कर सकती है, बीजेपी के लिए क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इस पर जरूर हम चर्चा कर रहे हैं। सज्जन जी, चूंकि आप वहां के लोगों से मिले हैं, उनसे आपने बातचीत की है, एक कमजोरी तो है बीजेपी की कि वहां उनके पास कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है। रमन सिंह का चेहरा प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उतनी स्ट्रांग तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या विकल्प है बीजेपी के पास कि वो खोई हुई जमीन को तलाश पाए? ग्राउंड पे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, एंटेगनिज्म है, तो वो फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो बीजेपी वहां पे डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है। और छत्तीसगढ़ का महत्व इसलिए भी है कि आप देखिए 2018 से 2023 तक, जब तक कांग्रेस ने कर्नाटका नहीं जीता, हर इलेक्शन में जो फंडिंग आ रही थी वो छत्तीसगढ़ से आ रही थी। छोटा सा स्टेट है लेकिन मिनरल रिच स्टेट है, और इस तरीके से भूपेश बघेल की जो नजदीकी है गांधी परिवार से, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की टीम तमाम राज्यों में जहां भी चुनाव हुए पहुंची हुई थी, इस कारण से जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह खुद फ्रंट से जा रहे हैं, तो जो भी आपको वहां पे थोड़ा माहौल दिख रहा है, थोड़ी ऊर्जा दिख रही है, वो सेंट्रल लीडरशिप के इंटरवेंशन के कारण दिख रही है। बस उसमें थोड़ी बहुत स्थिति यह बदल सकती है कि ग्राउंड पे रूलिंग पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटेगनिज्म है। बस दिक्कत यह है कि वहां की स्थानीय नेतृत्व अगर किसी तरीके से थोड़ी सी जाग जाए केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से, तो समीकरण बदल सकता है, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी इसकी संभावना थोड़ी दूर की कौड़ी लग रही है। हाँ, यह है कि 2/3 बहुमत जो उन्हें मिला था वो इस बार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस बार उनकी सीट्स 50 के करीब रह सकती हैं, और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा दारोमदार यह है कि सेंट्रल लीडरशिप किसी तरीके से ग्राउंड पे कैंडिडेट को सही ढंग से, जो मध्य प्रदेश वाली स्थिति है कि हर जगह कैंडिडेट को आप सही तरीके से करें, और जैसे दलित वोट है, सतनामी वोट एक बड़ा वोट है वहां पे, पिछले चुनाव तक वो अजीत जोगी वगैरह के साथ हो जाती थी, तो इस बार अजीत जोगी के बेटे बीआरएस के साथ अगर बीएसपी का अलायंस होता है तो वो वोट डिवाइड हो सकता है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अगर हो तो बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ से कुछ चमत्कार हो भी जाए। हर्षवर्धन जी, ओबीसी वोट यहां पर निर्णायक भूमिका में है, और इस वक्त ओबीसी को रिझाने के लिए तमाम पार्टियां काम कर रही हैं। एक तरफ विपक्ष ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सेंट्रल की सरकार है ये ओबीसी विरोधी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम भाषणों में ओबीसी वर्ग के लिए क्या क्या है इसे शामिल करते हैं। क्या इस फैक्टर को लुभाना बीजेपी के लिए काम कर सकता है? क्या इस समीकरण को साधना? नहीं, बीजेपी के लिए समीकरण तो काम करता है वहाँ, लेकिन एक चीज़ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है प्रतिक्रिया देना। अभी सज्जन जी ने कहा कि अगर सेंट्रल लीडरशिप कर दे तो कुछ और है। सेंट्रल लीडरशिप इतने समय से क्या कर रही थी? अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आ गई, रमन सिंह हारते हैं बुरी तरह से, उसके बाद आज तक अगर नेतृत्व तय नहीं कर पाए तो स्थानीय नेतृत्व कौन तय करेगा? ये सेंट्रल लीडरशिप का ही तो काम होता है ना। ये कैसे हो सकता है कि जहां जहां आप बेहतर करें तो अंतिम समय में सेंट्रल लीडरशिप ने जान लगा दी, चमत्कार कर दिया, और जहां आप नहीं कर पा रहे वहां कोई स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां आप बिलासपुर की बात कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है जहां बहुत मजबूत दखल भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ करता था, और अचानक आपकी 15 वर्ष की सरकार जाती है और आप पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं जो वहां को लेकर योजना है वो न केंद्र के मन में साफ है, न वहां के लोगों के मन में साफ है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको आपने छोड़ दिया है मझधार में।
आप कोई ऐसा कार्यक्रम लेकर नहीं जाते हैं, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेता है, इतना बड़ा चेहरा है, ओबीसी कहें तो वो भी एक प्लस करता है, और ढेर सारी योजनाएं रमन सिंह के रहते हुए भी, नया रायपुर बनने से लेकर जितनी चीजें हुई, उस पूरे के पूरे इलाके में नक्सलियों का एकदम मूवमेंट था। आज अमित शाह जब उस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कैटेगोरिकली बताते हैं कि अब बहुत कम जिले रह गए हैं। उसके बावजूद, अगर इतना कुछ करने के बावजूद अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही है, तो सिर्फ यह कहकर काम नहीं चलेगा कि स्थानीय नेतृत्व नहीं है। यह केंद्रीय नेतृत्व की योजना न बना पाना या न तय कर पाना उसको भी दिखाता है। और इन कमियों को कांग्रेस अच्छे से भांप रही है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 3 से तो बात बन नहीं रही, आप 220 के आप 440 नेता उतार दीजिए, हमारी ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की कर लेते हैं, क्योंकि यहां सबसे क्लोज फाइट नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के जीत के दावों के बीच क्या ओपिनियन पोल की राय है वो आपको दिखाते हैं। मैं देवेंद्र जी और हर्षवर्धन जी आपसे कहूंगी आप मेरे साथ जरा आएं, क्योंकि अब तस्वीरें राजस्थान की हम रखने जा रहे हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं और ईटीजी का ओपिनियन पोल ये बताता है कि बीजेपी 95 से 105 सीटें, कांग्रेस 91 से 101 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। यानी यहां पर बीजेपी की सरकार जो है वो बन सकती है। फिलहाल ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत क्लोज है, यहां पर सरकार बना सकती है। हालांकि यहां भी गुटबाजी को सॉल्व करना बीजेपी के लिए एक चुनौती थी। इस गुटबाजी को काफी हद तक सॉल्व भी किया है, कोई चेहरा आगे नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से। वसुंधरा राजे को लेकर कहा जा रहा था, उनकी नाराजगी को लेकर कई बातें सामने आ रही थी, लेकिन उन्हें भी मैनेज करने की जो कोशिश है वो बीजेपी की फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। और अब वसुंधरा राजे भी एक्टिव होकर चुनावी समर में उतर चुकी हैं, अपने जो रणनीतिक प्रचार है उनको करती हुई नजर आ रही हैं। देवेंद्र, वसुंधरा राजे को मैनेज करना, राजस्थान में अपनी सारी बातों को मुखरता से रखना, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना, क्या इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है या कुछ और फेरबदल हो सकते हैं? नहीं, ये नंबर्स तो बहुत चिंताजनक होने चाहिए बीजेपी के लिए। और 6 महीने पहले की अगर आप बात करें तो उसमें किसी से भी बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, अगर राजस्थान का व्यक्ति हो, तो सब कोई आसानी से कहता था कि 130 प्लस बीजेपी जा रही है। पिछले 6 महीने में कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन थोड़ा माहौल को बेहतर किया है। बीजेपी ने कुछ अपनी अकर्मण्य अप्रोच के चलते कुछ चीज़ों पे उन्हें नुकसान हुआ है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने कहा, कि वहाँ संगठन को ये समझ में नहीं आया कि वसुंधरा राजे जो कि अब तक प्रदेश में बीजेपी की सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनका क्या कुछ किया जाना है। जैसे जितने नेताओं की राजस्थान में आप बात करती हैं बीजेपी की, क्लोज डोर बैठक जब होती है तो वहाँ पर उन सारे नेताओं में से किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती पॉलिटिकली जो वसुंधरा राजे सिंधिया की बात को काट दें। तो जो इतना दम रखती हैं, मद्दा रखती हैं, अगर उनके रोल को क्लियर नहीं किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा है और वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। लेकिन पिछली बैठक जो हुई अमित शाह की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, उस बैठक में एक तरह से संदेश दे दिया गया है और यहां से अब ये कैंपेन उठना शुरू होगा। और इन नंबर्स की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस नंबर्स को देख के, इन नंबर्स को देख के तो बहुत निराश होगी। उन्हें राजस्थान में ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद है। वसुंधरा राजे की जो क्लियरिटी की बात हर्षवर्धन जी की जा रही है, अभी देवी सिंह भाटी का आना, जो इनके काफी क्लोज हैं वसुंधरा राजे के और इनका झंडा हमेशा बुलंद करके रखते हैं। शर्त उनकी यही कि वसुंधरा राजे का चेहरा आप सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करिए तो पार्टी में वापसी हो सकती है। उनकी अब पार्टी में वापसी होना क्या बता रहा है, क्या मैनेज कर लिया गया है, क्या सीधे तौर पर वसुंधरा राजे को अंदर खाने कोई संदेश पार्टी की तरफ से दिया गया है? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता इस तरह से हो जाए कि उसकी नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि पार्टी को सोचना चाहिए कि वो कहां पहुंच गई है। बड़ा से बड़ा नेता भी इस हैसियत में नहीं होना चाहिए। किसी भी अच्छी पार्टी के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, दोनों में से कोई अपनी पार्टी के लिए चुनाव जिता नहीं पाया है राजस्थान में, चाहे जितने बड़े नेता ये दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी इनकम्बेंसी 5 साल तक जो चीजें चलती हैं उसके आधार पर सत्ता का अदल बदल होता रहता है। उस अदल बदल से आगे की राजनीति होगी क्या, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 की हार के बाद तय कर लिया था। लंबे समय तक केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा के बीच में बहुत तीखे रिश्ते रहे, यहां तक कि वो मिलने आती थी, समय नहीं मिलता था, आ जाती थी तो होटल में रुकी रहती थी, मुलाकात नहीं होती थी, बिना मिले तक चली जाती थी। इसके बावजूद पार्टी ने उनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए रखा, लगातार उनको महत्व की भूमिका में रखा। अब मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है, वसुंधरा युग फिलहाल खत्म हो चुका है। अगर उसको ये स्वीकार कर लेंगी,
अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर खड़ी हो चुकी है जहां ये, जिसको कहते हैं ना कि एक नेता का परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये नंबर पूरी तरह से बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्लियर एज है, वहां बहुत क्लियर एडवांटेज है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें प्राची एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए दर्शकों को, जब हम लोग मैसेजिंग दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कोई अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे सिंधिया खुद, उनका अप्रोच इस प्रकार का है कि बीजेपी जैसा संगठन उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है और वहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया की कोशिश रहती है कि सब कुछ अपने मन का करें, अपने हिसाब से करें, अपनी शर्तों पर करें। जाहिर तौर पे मौजूदा दौर की बीजेपी तो कम से कम कतई उसे स्वीकार नहीं करेगी। समस्या वहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली वसुंधरा राजे को के साथ कोई अन्याय कर रहा है, उनके तरफ से समस्या आ रही है, उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। सज्जन जी, ऐसे वक्त में राजस्थान से किसके लिए खुशखबरी आ सकती है? कौन जीत सकता है? देखिए, इस पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, लेकिन जहां तक मैं हर्षवर्धन जी के बात से थोड़ी असहमति मेरी ये है कि वसुंधरा युग खत्म हो गया है। अब एक निश्चित तौर पे बीजेपी एक संगठन निष्ठ पार्टी है और उसमें किसी भी नेता का इतना मजबूत हो जाना कि संगठन के विरोध में जाए तो पार्टी हार जाए, सही नहीं है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि पार्टी और संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पे पॉपुलर लीडर्स हैं, चाहे वो मोदी हो, योगी हो, उनके साथ तो सही है, लेकिन एक पैटर्न ये भी दिख रहा है पिछले 1-2 साल में कि क्षेत्रीय स्तर पे जो पॉपुलर लीडर हैं, वो आप चाहे दक्षिण में कर्नाटका का देख लें या आप हिमाचल का देख लें या तमाम जगहों पे देख लें, उनके खिलाफ संगठन का टकराव हो रहा है। तो रीजनल पॉपुलर लीडर्स हैं, उनका भी एक महत्व है क्योंकि संगठन को समाज के साथ देखना। वसुंधरा जी का बीजेपी के कोर वोटर्स जो कि अपर कास्ट में ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, सिंधी हैं, बाकी अन्य भी हैं, उनमें तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वहां के स्विंग वोटर हैं, उसमें आदिवासी समाज के लोग हैं, पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग है और थोड़ी बहुत महिलाएं, उनमें अभी भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट वसुंधरा जी के आने से बन सकता है। तो जहां तक ये देखा जाए कि अभी हमारे हिसाब से राजस्थान में देखें तो स्विंग वोटर के बीच में, कोर वोटर तो हर पार्टी का इंटैक्ट है, गहलोत की योजनाओं के कारण कांग्रेस को फायदा मिल रहा है और हमें लग रहा है आज की तारीख में कांग्रेस को बढ़त है बीजेपी के ऊपर। और जो आंकड़े दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अगर 6 महीने पहले निश्चित तौर पे 130 का एक नंबर बताया जा रहा था, अगर वो 105 तक आ गया है तो याद रखिए वो डायरेक्शन फिर और स्लिप कर सकता है, क्योंकि आपके पास कोई चेहरा नहीं है अभी। और ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि राजस्थान जो है, अगर यही स्थिति रही तो मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस उतनी भी कमजोर नहीं है। वहां पे गहलोत ने फिर भी मैनेज कर लिया है सचिन पायलट वगैरह को काउंटर करके। हमें लग रहा है उस स्थिति में स्विंग वोटर के साथ कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान जा सकता है, इसकी एक संभावना दिख रही है। तो क्या भावेश जी, स्लिप हो रहा है ये चुनाव अगर बीजेपी के लिहाज से समझा जाए तो? फिलहाल देखिए स्थिति तो बहुत टफ है वहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बीजेपी ने जैसे कि सज्जन ने कहा कि बीजेपी ने कुछ अपनी गलतियों की वजह से वहाँ पे एक तरह का था, बीजेपी इस मुगालते में थी कि वो एक ऑल्टरनेट वहाँ पे चुनाव होता है जो इस बार इनकी गवर्नमेंट आने, तो उन्होंने एक तय कर लिया था कि वसुंधरा को साइडलाइन करके चलेंगे। लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन ही करना था तो 4-5 साल पहले आपको करना था। चुनाव के समय में आप इतने बड़े नेता को, जो आपके लिए 2 बार सीएम रही हैं, उन्होंने पूरे पार्टी को लीड किया है वहाँ पे, आप इस तरह आप उनको नहीं हटा सकते उस दौर में, जबकि आपके पास वहाँ पे कोई एक ऐसा एक्सेप्टेबल फेस नहीं है, कोई ऐसा फेस नहीं है जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट करें। जो स्विंग वोटर होते हैं, 15-20% की जो स्विंग वोटर है वहाँ पे, वो आपसे किससे कनेक्ट करेंगे? आप देखिए पिछले साल सतीश पूनिया ने एक यात्रा निकाली थी, उन्हें कोई समर्थन नहीं दिखा, उनको बीच में बंद करना पड़ा। अभी हाल फिलहाल में यात्रा निकली थी, उन्होंने वसुंधरा राजे 1-2 यात्रा में गई, उसके बाद शायद वो साइडलाइन हो गई है। तो जब इतने कन्फ्यूज़न हो पार्टी के अंदर कि कौन लीड करेगा नहीं करेगा, इवन सेंट्रल लीडरशिप की वजह से भी आप देखिए तो वहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप इस मुगालते में है कि उनको जीत रही है वहाँ पे। लेकिन देखिए राजस्थान का आप इतिहास देखिए, बीजेपी वहाँ जब भी जीतती है एक बड़ी मार्जिन से जीतती है। इस तरह की कंडीशन नहीं होती। यदि बीजेपी को जीतना होगा तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में जीतेगी। हाँ, कांग्रेस जरूर एक टाइट फाइट में जीतती रही है वहाँ पे। तो यदि ये इस सिचुएशन है तो मेरे ख्याल से बीजेपी को डरना चाहिए इस रिजल्ट से, क्योंकि यदि बीजेपी इस स्थिति में है तो कांग्रेस शायद निकाल ले जाएगी। यानी देखिए कहां पर चूक हो रही है भारतीय जनता पार्टी से या कहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। संभागवार आपको दिखाते हैं कि किस रीजन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। ईटीजी का जो सर्वे है वो क्या कहता है, किस संभाग में कितनी सीटें मिल रही हैं। हम दुधार की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस आगे है। ईटीजी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी 27 से 29 सीटें और कांग्रेस 28 से 30 सीटें दुधार में जीत सकती है।
यानी यहां कांग्रेस को लीड है, भारतीय जनता पार्टी पीछे है, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस रीजन में थोड़ी सी मुश्किलें बीजेपी के लिहाज से हो सकती हैं और यहां पर बढ़त कांग्रेस को मिल सकती है। 27 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 28 से 30 सीटें जा सकती हैं। हम इसके आगे चलें, मारवाड़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। मारवाड़ में ईटीजी का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी 30 से 32 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 27 से 29 सीटें मारवाड़ में जीत सकती है, यानी बीजेपी यहां पर मजबूत है, मजबूती के साथ यहां पर सीटें निकाल सकती है। 30 से 32 सीटें बीजेपी निकाल सकती है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर पीछे है, 27 से 29 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। मारवाड़ रीजन बीजेपी के लिहाज से सुटेबल रीजन है। 30 से 32 सीटें यहां पर बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस 27 से 29 सीटें जीत सकती है। इसके बाद मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, यानी यहां पर दोनों की सीधी टक्कर है और कड़ी टक्कर है। बीजेपी 20 से 22 सीटें और कांग्रेस भी 20 से 22 सीटें ही यहां पर जीत सकती है, यानी मेवाड़ वो रीजन हो सकता है जिसमें अगर कोई भी पार्टी बढ़त लेगी तो फिर उसके लिए फाइनल रिजल्ट्स में भी बढ़त हो सकती है। तो मेवाड़ में फिलहाल चुनाव दोनों के लिहाज से बड़ा ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, दोनों के लिहाज से नेक टू नेक फाइट है। बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल बराबरी पर नजर आ रहे हैं मेवाड़ में, 20 से 22 और कांग्रेस भी 20 से 22 सीटें जो हैं वो जीत सकती है। इसके बाद हम हाड़ौती की बात करते हैं। हाड़ौती की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर बढ़त मिल रही है। हाड़ौती में बीजेपी 8 से 10 सीटें, कांग्रेस को 7 से 9 सीटें हाड़ौती में मिल सकती हैं, यानी ये रीजन बीजेपी के लिहाज से मजबूत है। कांग्रेस के लिहाज से यहां पर कांग्रेस को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बीजेपी से अगर कंपैरिजन करें तो बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। तो हाड़ौती रीजन बीजेपी के लिए जरूर खुशखबरी ला सकता है। कांग्रेस के लिहाज से अगर हम कहें तो यहां पर सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। शेखावटी की अगर बात करें तो शेखावटी रीजन में किसको मिलेगी सत्ता या कौन किस पर पड़ रहा है भारी, तो बीजेपी 10 से 12 सीटें, यानी यहां पर भी बीजेपी को बढ़त है। और कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 9 से 11 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो एक एक रीजन में जो चुनावी समीकरण है वहां थोड़ी लीड बीजेपी ले रही है। हालांकि 2 ऐसे रीजन भी आए जहां मुश्किल में बीजेपी जरूर हो सकती है। मेवात एक ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन फिलहाल शेखावटी में भी बीजेपी को थोड़ी सी मार्जिनल बढ़त मिल रही है। 10 से 12 सीटें यहां पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां 9 से 11 सीटें जीत सकती है। यानी ओवरऑल 200 सीटों को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अभी के लिहाज से थोड़ी सी चिंता बीजेपी को हो सकती है, लेकिन बीजेपी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। वसुंधरा राजे को मैनेज करना थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल था, लेकिन अभी जिस तरीके से बैठकों का दौर चला उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को मैनेज कर लिया गया है। ये जितने भी रीजन देवेंद्र हमने दिखाए हैं, इसमें कौन सा ऐसा रीजन लग रहा है जो थोड़ा सा फंसा हुआ है या बीजेपी के लिहाज से चिंता वाला हो सकता है? देखिए, मारवाड़ मेवाड़ को लेकर दोनों जगह पार्टी का अपना फीडबैक है। परिवर्तन यात्रा के समय भी जो मिला, उनको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं ग्राउंड पे वो उनके पक्ष में है, वहाँ पे वो बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़ की जैसे फैक्टर मैनेज करने की जब बात होती है तो जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कर देंगी? वसुंधरा राजे सिंधिया सार्वजनिक तौर पे ये कहेंगी नहीं कि हाँ भाई बीजेपी को वोट नहीं करना है। फ़र्क वहाँ पड़ जाता है कि अलग अलग रीजन में देखें तो हर जगह उनके अपने लोग भी हैं, और अगर उनके अपने लोगों को टिकट नहीं मिला तो एक निष्क्रियता का मैसेज जाता है। और फिर वो निष्क्रियता का मैसेज, जब बाइपोलर पॉलिटिक्स होती है, 2 ही दलों में आपको बंटना है, तो अगर थोड़ी भी निष्क्रियता आ जाए, 2-3% कार्यकर्ता भी अगर आपके निष्क्रिय हो गए तो आपको सीधे सीधे उसका नुकसान होता है। और वो पार्टी की चिंता है कि उस नुकसान को कैसे दूर किया जाए। जैसे दूसरे राज्यों से जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे हर एक विधानसभा सीट पे, उसका मकसद ही यही था कि एक न्यूट्रल फीडबैक आप ले लें, राजस्थान के नेताओं पे भरोसा ना हो, या जिस राज्य के भी, जैसे मध्य प्रदेश में भी वही काम किया गया था कि वहाँ के लोकल लीडरशिप पे आप भरोसा ना करके फीडबैक के लिए बाहर के नेताओं को भेजें, और वो नेता जो कि संगठन में एक्सपीरियंस रहे हैं, चुनाव जीतते रहे, वैसे लोगों को वहाँ पे भेजा गया था। तो राजस्थान का जो फीडबैक है उसमें मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में उनको ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड से रिपोर्ट अच्छी आ रही है और नेक टू नेक फाइट तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी जो ईटीजी का सर्वे बता रहा है मेवाड़ में तो कम से कम नेक टू नेक फाइट है। हालांकि बीजेपी का अपना अंदर का सर्वे है और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अगर नुकसान होगा हर्षवर्धन जी बीजेपी के लिहाज से मैं समझूं, क्योंकि सामने अशोक गहलोत हैं जिन्हें जादूगर कहा जाता है, वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं, मंदिर मंदिर भी जा रहे हैं और तमाम तरीके से वोटों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नुकसान पहुंचेगा बीजेपी को तो किन वजहों से पहुंच सकता है?
देखिए, एक चीज़ जो अभी देवेंद्र ने कही उसको थोड़ा सा मैं और स्पेसिफाई करता हूँ। जैसे आपको मध्य प्रदेश में दिखता है कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हो गए और वो लौट कर जा रहे हैं, वो अपने अपने एक एक जिले में, संभाग में बड़े नेता हैं। राजस्थान में वो नेता हैं लेकिन वो उसी जिले के हैं, उनकी पहचान शायद आप राज्य के नेता के तौर पर भी नहीं करते। लेकिन वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों की जो ताकत है वो क्या है? वो जनता से ज्यादा उनकी ताकत है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के जो ताकतवर लोग हैं उनको वो अपने कब्जे में करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या दो तरह की रणनीति पर काम करेगी। एक तो ये कि जहां अपरिहार्य है, मतलब नहीं लगता है कि उस आदमी को अगर उन्होंने किनारे कर दिया, लगभग हर जिले में है जो वसुंधरा के लोग हैं, क्या उनके हिसाब से टिकट देंगे और फिर से वो कहेंगे नहीं वसुंधरा मजबूत हो जाए? या उनको लगता है जो अपरिहार्य नहीं है, यानी ऐसे नेता जहां उनको लगता है कि इनको टिकट अगर इनके हिसाब से नहीं मिलेगा तो हम अपना वाला प्रत्याशी जिता ले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि अंदर से जो भीतर घात होती है वो कम हो पाएगी। अगर ये दोनों रणनीति भारतीय जनता पार्टी ठीक से कर ले गई तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से जीतेगी जैसे पहले के चुनाव में बड़ी बढ़त से जीती रही। यहां मात खा गई तो फिर तो वही होगा कट टू कट, और तब शायद अशोक गहलोत आपको बड़े दिखेंगे। ठीक है, मैं इस पर आगे बढ़ूं राजस्थान पर। देवेंद्र, एक जानकारी मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जैसे मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो बड़े चेहरे हैं उनको उतारा गया है, तो राजस्थान में भी क्या बीजेपी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर सकती है? जो केंद्रीय मंत्री हैं क्या उनको मैदान में उतारा जा सकता है, या जो सांसद हैं उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ाया जा सकता है? अभी तक का जो संकेत है प्राची, उसमें ये कहा गया कि सांसद तो लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर सीधे सीधे नहीं बताया गया। उसमें अभी संशय था कि क्या केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया जाए या नहीं। सांसदों के बारे में जरूर ये बताया गया है कि 3 से 4 सांसद ऐसे होंगे जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और एक दिलचस्प चीज जो कि ग्राउंड पे हवा भी चली थी कि अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को उनके खिलाफ लड़ाना चाहिए? सोर्सेज ये बताते हैं कि शेखावत खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। और इनमें से जितने नेताओं की अगर आप बात करें, केंद्रीय नेताओं की, तो निश्चित तौर पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं होंगे प्राची। वो ये चाहेंगे कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चुनाव में जाए, और एक बार जैसे ही सामूहिक नेतृत्व पर बीजेपी को जीत हासिल होती है तो ये जो केंद्रीय मंत्री यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, इनमें से सबकी ये ख्वाहिश रहती है, और ख्वाहिश लाजमी भी है राजनीति में, कि उस समय हमें मौका मिल जाए। ग्राउंड पे जाके चुनाव लड़ने वाली स्थिति वैसी नहीं दिख रही इनकी। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें प्राची, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस एक्स फैक्टर की राजनीति में हम लोग बात करते हैं प्रदेश के नेताओं में, और कांग्रेस बीजेपी दोनों को मिला लीजिए, तो वसुंधरा के पास सबसे ज़्यादा है। उसको एक दो उदाहरण से आप समझें। जैसे पिछली बार उनके जन्मदिन के अवसर पर, तब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम रख दिया, सतीश पूनिया ने मनाही की। उसके बाद उसी दिन सतीश पूनिया ने विधानसभा में एक कार्यक्रम रखा। बावजूद इसके वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पे, उनके शहर में पूरा जमावड़ा लगा हुआ था और प्रदेश भर से बीजेपी के नेता वहाँ पे पहुँच रहे थे। और उसकी वजह ये रहती है कि वसुंधरा राजे जब शासन में थी तो एक क्रॉस द पार्टी लाइन लोगों को मोबिलाइज करती हैं काम को लेके। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का एक कनेक्ट है। उस कनेक्ट को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। पार्टी का टॉप लीडरशिप निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे से लगातार संपर्क कर रहा है, कितना और कैसे इस्तेमाल करेगा देखना होगा। देखिए, ये तो बात रही राज्यों की, लेकिन मुद्दे कैसे आने वाले चुनावों में हावी रह सकते हैं, और इन मुद्दों को सेट करने के लिए कैसे तमाम राजनीतिक दल अब बयान दे रहे हैं, कैसे महिला वोटर्स को साधा जा रहा है, कैसे ओबीसी वोटर्स को साधा जा रहा है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 2024 हमारे खास कार्यक्रम में। आइए बात करते हैं चुनाव से पहले के 3 बड़े एजेंडे की, जिस पर चुनाव का पूरा स्क्रीन प्ले डिपेंड है। ये 3 एजेंडे हैं मुस्लिम, महिला और ओबीसी। बीजेपी हो या इंडिया अलायंस, दोनों के लिए ये 3 फैक्टर ही उनकी तकदीर और तस्वीर तय करेंगे। इसलिए इस पर बयानों की बौछार जारी है। पहले बात करेंगे मुस्लिम फैक्टर पर। आपको सुनाते हैं सज्जाद नोमानी का एक बयान। आपने इन सीटों पर दिखा दिया कि 63% वाले अगर मुत्तहिद हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, तो 37 वाले घटकर शायद और नीचे आ जाएं, साफ हो जाएंगे। इस मौके पे मैं राहुल गांधी और प्रियंका को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी स्पीचेस को जिस तरह का बराबर मैं देख रहा हूँ किस रुख पर वो बात कर रहे हैं, वो कितने मैच्योर अंदाज से वो लोग बात कर रहे हैं। वो एक बेहतरीन नमूना है और इसलिए वो भी मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
नुमानी को आपने सुना, वो ये भी बता रहे हैं कि वोट कैसे देनी है, मुस्लिम्स को आगे कैसे, किस पार्टी की सुनना है, इंडिया गठबंधन कैसे बेहतर काम कर रहा है, सनातन पर जो बयानबाजी आ रही है उस पर कुछ भी कमेंट करने से बचना है, ये भी ताकीद करते हुए नुमानी नजर आ रहे हैं। मुस्लिम फैक्टर के बाद महिला फैक्टर को भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है और बीजेपी आने वाले चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद लगाए हुए है तो वो महिला वोट है। बीजेपी के इस कार्ड से विरोधियों में बौखलाहट है और उसकी बानगी आप उनके बयानों में देख सकते हैं। आरजेडी के बेहद सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बयान आपको सुनाते हैं। महिलाओं की लिपस्टिक और हेयर स्टाइल पर कैसे टिप्पणी कर रहे हैं, सुनिए। अब वरना महिला के नाम पर कि वो पॉल और लिपस्टिक वाली पॉप कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। तो दो मोर्चे हैं, इन दोनों ही मोर्चों पर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है, तो महिलाओं को लेकर जो एक मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला है उसको लेकर विपक्ष के बयान तमाम सामने आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले ये महिलाओं को लेकर जो बयान दिया गया है, मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। आरजेडी क्या अपना नुकसान नहीं कर रही ऐसे बयान देकर? फिर वही पुरानी वाली लाइन को दोहराते हुए आप सदन में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप जब बाहर आ रहे हैं तो आपके नेता मर्यादाओं को भूलकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो किसी भी महिला को ठेस पहुंचा सकती है। देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को विदेशी फिल्में, अंग्रेजी फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए। ये बॉब कट भारत की महिलाओं में कहीं प्रचलित नहीं है। ये उनको लगता है कोई भ्रम है, वो देखते होंगे, अंग्रेजी फिल्में देखते होंगे, विदेशी फिल्में देखते होंगे, वही समाज उनको समझ में। तो पहले तो उनको ये बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर उनको किसी के लिपस्टिक लगाने से और बेहतर दिखने से है, तो हाँ, कोई भी महिला जब कामकाज करने लगती है, कोई भी महिला जब कहीं बेहतर हो जाती है, कोई भी महिला सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो वो सब करती है और करेगी। अगर किसी को यह लगता है कि वो अपने लिहाज से महिलाओं का सजना संवरना या रहना या कपड़े पहनना या बाल बनाना तय करेगा, तो वो अभी बहुत कूढ़ मगज मानसिकता का व्यक्ति है, उसको महिलाएं पसंद नहीं करने वाली। लेकिन दुर्भाग्य एक ये भी है कि शायद एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह की राजनीति पर अभी भी चौराहे पर, मोहल्ले में, आपसी कमरे की चर्चा में खिलखिलाकर हंसता है और इसी तरह की टिप्पणी मानसिकता करता है। शायद यही वजह है कि 3 दशक लग गए महिलाओं को आरक्षण देने में, और शायद ये मानसिकता ना होती तो 3 दशक लगते ही ना, उसके पहले और आरक्षण के भी पहले महिलाओं को बराबरी पर हम खड़ा कर पाते। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग देश की महिलाओं को याद दिला रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार हमने लेने नहीं दिया, अब अधिकार मिल रहा है तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, जो करना है कर लो। देखिए, एक तरफ महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की जा रही है तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जा रही है। देवेंद्र, एक मास्टर स्ट्रोक अगर बीजेपी ने चला, उसकी बौखलाहट विपक्ष में है और फिर से वो पुरानी वाली लाइन लेन तय कर रहा है विपक्ष, महिलाओं को लेकर टिप्पणी की जा रही है, तो वही नुमानी साहब जो पिच तैयार कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इंडिया गठबंधन के लिहाज से, वो सनातन पर भी बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम वोटर्स को कैसे वोट करना है वो भी बता रहे हैं। ये आने वाले चुनाव में कैसे देखा जाएगा? और प्राची, पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर ले तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सामान्य कार्यकर्ता का बयान हो, बल्कि 7-8 बार के वो विधायक रहे हैं, आरजेडी के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, पहले फाइनेंस मिनिस्टर तक रहे हैं, और उनका ये कहना और उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है जिसमें पहले शरद यादव ने जिस प्रकार की बातें कही थी, और आरजेडी और समाजवादी पार्टी की सोच को देखें अगर, तो लगातार इसी सोच के तहत उन लोगों ने अपनी लाइन आगे बढ़ाई है। और एक बार फिर से लग रहा है कि उसमें कोई बदलाव नहीं। न जाने प्रियंका गांधी इस बयान को कैसे ले रही होंगी, जो अलायंस की वो नेता हैं, और इस तरह के बयान को वो कैसे एक्सेप्ट कर रही होंगी, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स की बात करें और नुमानी का जो बयान था, प्राची, इस चुनाव में भी अगर आप देखें, चाहे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं या अगले लोकसभा चुनाव की आप बात कर लें, उसमें आमतौर पर मुस्लिम वोटर को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वहाँ पे वो बहुत आसानी से उन लोगों की ये कोशिश रहती है कि अपने वोट को कंसोलिडेट करो, और उसमें उनका जो वोटिंग परसेंटेज भी होता है, जो वोट कास्ट करते हैं, वो बहुत हाई रहता है। दूसरी तरफ बाकी वोटों में बंटवारा हो, और उस राजनीति के सहारे जो अपोजिशन का जो अलायंस है वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की ये ज़रूर कोशिश थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि बार बार कहा कि खासतौर पे पसमानदा सेक्शन के लिए आपको काम करना है। पहले जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म किया, तो उसके पीछे बड़ा मकसद ये था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था बैठक में, जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, कि भले ही वो वोट दें या ना दें, लेकिन आपको 140 करोड़ के लिए अगर काम करना है तो उसमें हर एक वर्ग तक आपको पहुंचना है, विकास की योजनाएं वहां पहुंचनी चाहिए।
ये उम्मीद ज़रूर रही होगी कि इतने सारे काम अगर आप करेंगे तो शायद मुस्लिम वोटर आपको हराने के लिए एग्रेसिव ना हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जो नुमानी साहब कह रहे हैं भावेश जी, ये जब चुनाव आते हैं या जब चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ऐसे बयान कितने कामगर साबित होते हैं या ऐसे बयानों से क्या बदलता है जमीन पर? मुझे लगता है कि यदि इस तरह के बयान देते रहेंगे तो बीजेपी के लिए राह ही आसान हो जाएगी। जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी के जितने भी नेता उधर से भी बयान आते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है बोलने की कि सनातन पे या किसी चीज़ पे बोलने की। सबको पता है, बीजेपी के लिए भी ये है, आपको भी इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी या हिंदुत्व की छवि उनके साथ जुड़ी हुई है तो आपको फिर इस तरह की नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ से है। देखिए, आप यदि कहेंगे 63% और 37%, तो फिर एक तरह का मैसेज ये भी जाएगा, 80-20 वाला भी मैसेज जाता है, जिसको यूपी विधानसभा में काफ़ी हो हल्ला हुआ था, और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी वही कोशिश है। तो देखिए, ग्राउंड पे जो रियलिटी है, ग्राउंड पे जो लगभग एक कहते हैं ना कि आज के डेट में हमारे यहाँ जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा को छोड़ के असेंबली की बात करें पहले, लगभग 15 से 20% ही लगभग फ्लोटिंग वोट है। 15 से 20% वोट को इन सब बयानों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं कि पॉजिटिव कैंपेन कहाँ है, कौन नेता है जो उनके सपनों को साकार कर सकता है, उधर हो जाती है। हाँ, लोकसभा के टाइम में आप देख सकते हैं कि इस तरह के बयान कुछ पोलराइज ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दोनों तरफ से कोशिश होती है। उसमें जो लीडरशिप ज़्यादा मजबूत होगी उनको फ़ायदा होगा, और जैसा आप वहाँ से पोलराइज करने की कोशिश करो तो एंटी पोलराइजेशन भी होगा। 80% वाले पोलराइजेशन ज़्यादा करते हैं आज के डेट में, आपको भी पता है। बिल्कुल, देखिए, और यही कोशिशें की भी जा रही हैं बयानों के जरिए। सज्जन जी, नुमानी साहब अगर ये कह रहे हैं कि सनातन पर बयान देने से बचिए, हालांकि सनातन पर उनका क्या ज्ञान है वो भी वो आगे अपनी इस स्पीच में बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सनातन के लिए बहुत अच्छी बातें नुमानी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स को वो ये ताकीद कर रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस के साथ जुड़कर रहिए। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है कि ऐसा ना हो जो कोशिश बीजेपी ने शुरू की है इसमें बीजेपी कामयाब हो जाए और बट जाए मुस्लिम वोट बैंक। देखिए, शाह बानो प्रकरण के समय से मुस्लिम समाज की त्रासदी ये रही है कि जो उसमें जो उसके नायक हैं वो नेता की बजाय ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं कि समाज का ठेका किसने ले रखा है। और नुमानी साहब की बात हो या अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब की बात हो, आप देखें तो एक सामंती सोच जो महिला विरोधी हो, जो एक समाज को एक ठेके के तौर पे देखती हो, वो दिख रहा है। अब सवाल ये रहा कि वो जो उनका लक्ष्य है कि मुस्लिम वोट बटे नहीं, अगर आप ग्राउंड सिनेरियो पे देखिए तो उसमें बहुत कुछ वो हासिल कर नहीं लेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है ग्राउंड पे। तो इसलिए बार बार जो चीज ऑलरेडी बीजेपी के विरोध में जा रही है, फिर भी ये डर ये दिखाता है कि एक बौखलाहट अंदर से है कि जो सत्ता का समीकरण है वो बहुत ज्यादा उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके तौर पे, जैसा भावेश जी ने कहा, निश्चित तौर पे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये मुस्लिम समाज के पक्ष में और जितनी ज्यादा सार्वजनिक तौर पे बोलेंगे, उससे क्या होता है, काउंटर कंसोलिडेशन भी होता है। और ऐसी स्थिति में चुनाव के वक्त आप देखेंगे जो बयानबाजी ओवैसी साहब की आएगी, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब की आएगी, नुमानी साहब की आएगी, ये वो समाज के ठेकेदार हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर दिखाने की कोशिश, कि टेंडर किसके पक्ष में पास हो। तो ये समाज की त्रासदी है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। हमें नहीं लगता है बीजेपी को बहुत ज्यादा इससे किसी चिंता वाली बात है। बिल्कुल, ऐसे बयानों से सेल्फ गोल करने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया गठबंधन अब सिद्दीकी साहब के इस बयान को कैसे लेगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। तो एक तरफ महिला और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, तो चर्चा ओबीसी वोटर्स की भी की जा रही है। महिला आरक्षण का मुद्दा हो या देश में कोई भी मुद्दा हो, सीधे तौर पर ओबीसी समाज को टारगेट दोनों ही तरफ से किया जाता है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे आप कांग्रेस की बात करें। ये क्यों है जीत का फैक्टर, ये हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 54% माफ कीजिएगा ओबीसी फैक्टर काम करता है। बिहार की बात करें तो 61% है, राजस्थान में 48%, मध्य प्रदेश में 43%, छत्तीसगढ़ में 45%। इन 5 राज्यों को अगर हम मिला दें तो 185 लोकसभा सीटें होती हैं। तो ओबीसी फैक्टर कितना जरूरी है दोनों पक्षों के लिहाज से, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मोदी के साथ ओबीसी वोट बैंक कब कब कितना मिला, आप ये समझिए। लोकसभा चुनाव की अगर हम 9 की बात करें तो 22% ओबीसी वोट रहा बीजेपी के साथ। हम 2019 की बात करें तो 44% ओबीसी वोट रहा
10 साल में करीब करीब 2 गुना ओबीसी वोट बैंक जो है उसमें इजाफा हुआ है। यानी जो पहले 2009 के चुनाव में 22% था, 2019 में वो 44% हो गया। यानी आप इसे दुगना कह सकते हैं। और यही वजह है कि ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है, विपक्षी दलों की तरफ से भी की जा सकती है। ये इंटैक्ट वोटर बने, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। देवेंद्र, क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से रणनीति? हालांकि ओबीसी को लेकर आश्वस्त रहती है मौजूदा सरकार, सदन में दिए हुए बयान हो या योजनाएं हो, क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से अटैकिंग मोड में है विपक्ष ओबीसी को लेकर, कुछ और बड़े कदम उठा सकती है बीजेपी? और प्राची, ओबीसी को लेकर देखें तो बीजेपी की राजनीति काफ़ी आगे जा चुकी है। और अगर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक नैरेटिव दिया कि अगर ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं, मतलब ओबीसी के लिए काम नहीं करेगा, तो उस हिसाब से सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है तो ओबीसी के लिए इसका मतलब वो काम कर रहे होंगे। तो उस परिस्थिति में भी आप समझ सकती हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी के आते हैं तो वहाँ पर ओबीसी को लेकर बीजेपी को कुछ बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। महिला आरक्षण के सहारे जरूर यह अपोजिशन कोशिश कर रहा है कि उसमें सेंधमारी की जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टियां अलायंस में हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बिहार में आरजेडी की बात कर लें, उन पार्टियों के जो वोटर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो भी लोकसभा चुनाव में एक हद तक अपना पाला बदलते नजर आते हैं। दूसरी तरफ ओबीसी एक कम्युनिटी के तौर पे वोट नहीं करता, उसमें भी आप देखें तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी वोटर्स हैं। जैसे बिहार में अगर यादव की बात कर रहे हैं तो यादव जिधर वोट करता है, बाकी जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो दूसरी तरफ वोट करना पसंद करेंगे। तो वहाँ पर बीजेपी को चिंता के लिहाज से कुछ कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है। बस ये है कि नैरेटिव को लगातार काउंटर करते रहने की रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से हर्षवर्धन जी अगर कहें तो कोई भी मुद्दा इस देश में है उसे ओबीसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही का मामला जो जैन का सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उसमें भी एक ओबीसी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से की गई। क्या ये नैरेटिव आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है या इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है? नहीं, देखिए, कहते हैं ना कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, भाषण वो दीजिए, ज्ञान वो दीजिए जो आपके व्यवहार में हो। कथनी करनी का बहुत अंतर होता है तो वो नुकसानदेह होता है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी महासचिव के पद, विधायक और सांसद के टिकट वो न ओबीसी को मिले उस लिहाज से, न दलित को मिले। और सवाल यहां ये उठता है कि जब आप इतने लंबी सत्ता में नहीं कर पाए, जब आपके पास सत्ता होती है तब लागू नहीं कर पाते हैं, जब आप कहते हैं कि आपने जिसको कहते हैं ना कि जो अलग अलग समय पर आपने कहा कि बहुत कुछ कर दिया, तो राज्यों के मुख्यमंत्री आपके पास उतने नहीं होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी डिसीजन में वो बात ही नहीं होती है कि किसी वर्ग को आपको बहुत लाभ पहुंचाना है, टालने की रणनीति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे चिन्हित करते हैं, यानी जो कांग्रेस की गलतियां हैं, और बताते हैं कि देखो भैया आज के समय में ओबीसी कितना है। तो पहली बार हुआ कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ओबीसी मंत्रियों का अलग से सम्मान समारोह किया। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद किसके पास हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भले वो सुरक्षित सीटों की वजह से है, लेकिन उन्हीं के पास है। आज अगर सबसे ज्यादा सांसद और विधायक वो सबसे ज्यादा किसके पास है? तो बिना आरक्षण के लगभग उतने ही हैं जितना आरक्षण के जरिए मिलता, तो वो ओबीसी के हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। और जब राहुल गांधी इसको बातचीत करते हैं ना, तो आप देखिए वो ऐसे बात करते हैं कि चलो ठीक, हम तुमको भड़का रहे हैं, भड़कोगे क्या? तो उसको भी तो समझ में आता है ना, समय थोड़ा बदल चुका है, राजनीति और कोशिश वो पुरानी कर रहे हैं। सज्जन जी, जो ओबीसी वोट बैंक जो दुगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आकर जुड़ा, क्या ये इंटैक्ट रहेगा? क्या इसमें और इजाफा होगा, या जो कोशिशें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं और जो कमियां सरकार की तरफ से छूट जाती हैं उसे पॉइंट आउट किया जाता है, ये कुछ फायदेमंद साबित होगा विपक्ष के लिहाज से? देखिए, विपक्ष को बिल्कुल ओबीसी जो एक खेमा है उसमें बिल्कुल फायदा नहीं। और कारण यह है कि आज की तारीख में बीजेपी ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप साउथ को छोड़ दें तो पूरे के पूरे प्रदेश में आप महाराष्ट्र से लेकर बंगाल और उसके बाद असम तक चले जाएं तो सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी की देख लें। तो अब ये बौखलाहट किसकी है? ये बौखलाहट एक तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनमें दबंग पिछड़े हैं, हर राज्य में कुछ दबंग पिछड़े होते हैं, पिछड़ों में जो डोमिनेंट कास्ट होती है उनकी बौखलाहट है, क्योंकि सत्ता से काफी समय से बीजेपी को बाहर के बाद राजद हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या तमाम पार्टियां वो आगे बाहर हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का यह नवोदित प्रेम जो है, नया प्रेम ओबीसी के लिए, उनकी छवि तो अभी तक ओबीसी विरोधी पार्टी की रही है। अब लोहिया के समय से अगर देखें तो ओबीसी का एक्सक्लूजन हुआ है कांग्रेस के समय में। तीसरी बात यह है
कि ओबीसी सेंसस वगैरह की तमाम बातें जो अब ये ला रहे हैं वो दिखाता है कि 10वें नंबर के बल्लेबाज को अगर एक ओवर में 20 रन बनाने हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी करने को तैयार होता है। कांग्रेस की कुछ वही स्थिति है। अब जब भी सेंसस भी होगा तो आप ये देखिए कि ओबीसी, जैसा कि कहा गया, कोई एक समूह बिल्कुल एक तरफा नहीं है, उसमें आंतरिक वो है। तो उसमें जो स्ट्राटा है, जो गैर दबंग पिछड़ा है हर राज्य में, अगर आप देखें तो उसमें उनकी पहली पसंद सबसे ज्यादा वो बीजेपी होती है। और ये चीज महाराष्ट्र में 105 में 40 विधायक जो हैं वो ओबीसी हैं। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देख ले तो आज कोर वोटर जो बीजेपी का है वो ब्राह्मण और बनिया नहीं है, कोर वोटर आपका गैर यादव पिछड़ा है। यही स्थिति बंगाल में आप देख ले, ओबीसी का भले ही बीजेपी हारी लेकिन दलित ओबीसी के बीच में उन्हें 16 से 20% ज्यादा वोट मिले। असम में देखें तो किसी भी स्थिति में ओबीसी कार्ड जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहेगा, विपक्ष को उसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। कुछ दबंग पिछड़े हैं जो ये शोर मचा रहे हैं और कांग्रेस का तो कोई ओबीसी में कहीं कोशिश की जा रही है सज्जन जी, अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति सेट की जा रही है और मुस्लिम, महिला और ओबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है 2024 के लिहाज से भी और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।